हेलो एवरीवन, मैं कारक सर आपका स्वागत करता हूं कारक एकेडमी में। हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर को पूरी तरह से समझ लिया था, एक एक वर्ड बाय वर्ड हमने एक्सप्लेन किया था। तो आई होप आपको ये चीज़ समझा हो। हम इस चैप्टर का समरी करेंगे एग्जाम के पहले, ये वीडियो को ज़रूर देख लेना, तो आपका कोई भी डाउट क्लियर हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, समरी भी पढ़ के जाना चाहिए हमें एनसीईआरटी का। तो हम पढ़ते हैं, प्लांट्स अनलाइक एनिमल हैव नो स्पेशलाइज्ड सिस्टम फॉर ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, स्टोमाटा एंड लैंडस्लेट अलाउ गैसियस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। ठीक है, ठीक है। सो हमें ये पता करना है, हम जब हम एनसीईआरटी ये बता रहा है कि एनिमल्स में एक एलेबोरेट सिस्टम होता है फॉर रेस्पिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, बट वहाँ पे प्लांट के पास उतना एलाबोरेट सिस्टम नहीं होता। प्लांट में सिंपली स्टोमाटा, जो लीव्स में ओपनिंग होता है उसमें से गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, और लैंडस्लेट जो स्टेम्स में हो जाता है गैसेस अलाउ गैसेस एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे रीजंस है जिसके लिए प्लांट्स को नहीं ज़रूरत होता है एलाबोरेट सिस्टम का। ठीक है, प्लांट की नीड भी कम होती है। Among all living cell in plant there are their surface exposed to air। तो उसका एक रीजन है कि उनका जो सरफेस है वो डायरेक्टली एक्सपोज्ड है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो इसको सिस्टम की जरूरत नहीं है, ये तीन लाइन से समझा दिया गया है। उसके बाद बता रहे हैं, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कार्बन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडेशन लीड्स टू रिलीज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी इन इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का आपको चैप्टर में डेफिनेशन ऐसा डेफिनेशन तो नहीं दिया होगा। इस डेफिनेशन को समझना इम्पोर्टेंट है। ये डेफिनेशन आ सकता है, हाँ, क्योंकि ये वन एंड द सेम है बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाता है कभी कभार। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि जो कार्बन कार्बन के पास जो बॉन्ड के रूप में, कार्बन कार्बन के बॉन्ड के रूप में जो एनर्जी रहती है, उसी को तो हम कन्वर्ट करके रिलीज करवाते हैं, उसको ब्रेक करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी को हम एटीपी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं सेल के अंदर। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, मैंने यही बोला था, मैंने स्टार्टिंग से एंड तक यही डेफिनेशन को बताया था, बट आपको स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा होगा तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट कहीं ना कहीं मैं सही बता रहा था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो एक जनरल टर्म का यूज किया है। मैंने स्टार्टिंग से ग्लूकोज को एज अ स्टैंडर्ड यूज करते हुए चला था कि ग्लूकोज में कार्बन कार्बन बॉन्ड हमें दिखता हुआ चलता है, बट इसने एंड में अभी बोला कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि फैटी एसिड भी हो सकता है, अमीनो एसिड भी हो सकता है, और ग्लूकोज भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। तो इसीलिए इसने इन जनरल बात किया है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो उसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है उसका बॉन्ड टूटता है तो बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। उस एनर्जी को अगर मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ एटीपी बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। अभी बोल रहे हैं ग्लूकोज इज अ फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। तो इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो हम रेस्पिरेशन में यूज कर सकते हैं, ग्लूकोज एक फेवरेट सबस्ट्रेट है। प्रोटीन, फैट्स एंड प्रोटीन कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन टू यील्ड एनर्जी। ठीक है, दूसरे भी यूज कर सकते हैं। द इनिशियल स्टेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, जो कि ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा है, जो कि साइटोप्लाज्म में हो जाता है। Each glucose molecule is broken down a series of enzyme catalyzed reaction into two molecule of pyruvic acid। तो मैंने बताया था ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल तो पायरुविक एसिड में टूटता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन होते हैं, 10 स्टेप में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। रिवीजन में आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अभी पूछ रहा है कि फेथ ऑफ पायरुवेट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड द ऑर्गेनिज्म में मैकेनिज्म है इस ग्लूकोज को यूज करने का, तो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनिज्म में एंजाइम ही नहीं है ऑक्सीजन को यूज करके रेस्पिरेशन करना, तो उस ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। ठीक है, और अगर ऑर्गेनिज्म ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे ऑक्सीजन की ही अवेलेबिलिटी नहीं है, भले ही ऑर्गेनिज्म के पास मैकेनिज्म है, तो
तो भी वो पूरा का पूरा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा। ठीक है, पायरुवेट के मतलब पायरुविक एसिड का उसके बाद क्या करेंगे, उसका एरोबिक रेस्पिरेशन करेगी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, इसमें अंदर एनाएरोबिक कंडीशन इधर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहल फर्मेंटेशन अकर्स। ठीक है, ठीक है, फर्मेंटेशन टेक प्लेस अंदर anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes and in germinating seeds। अभी देखो जर्मिनेट, देखो टेक्स्ट में प्रोकैरियोट्स का यूज किया है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का यूज किया है, बट जर्मिनेटिंग सीड्स का यूज एनसीईआरटी ने सिर्फ समरी में किया है। तो अगर एमसीक्यू में पूछता है कि मेंशन करता है कि जर्मिनेटिंग सीड का, तो आप एक्सपेक्ट करके जाओगे कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आया है। नहीं, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी के समरी में, तो आपको एनसीईआरटी का हर एक पेज पढ़ना है। ठीक है, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंदर एनाएरोबिक कंडीशन, तो फर्मेंटेशन सीड्स में भी होता है ऐसा बता रहा है। ठीक है, हमारे मसल सेल्स में भी होता है, आपको बता दूं, उसमें उस ऑर्गेनिज्म मतलब मसल सेल्स के पास तो मैकेनिज्म है एरोबिक रेस्पिरेशन का, बट अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कभी कभार नहीं हो पाता, इसीलिए लैक्टिक एसिड बनाने के लिए यूज करता था, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कर लेता है। यीस्ट अल्कोहल फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल के तौर पे एनसीईआरटी ने मेंशन किया। इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, आपको ये बात ध्यान में रखना है, जो लैक्टिक एसिड है या फिर अल्कोहल है इन फर्मेंटेशन इज हजार्डस टू दैट ऑर्गेनिज्म। 13% अल्कोहल अगर जनरेट हो गया यीस्ट में, तो वो यीस्ट खुद ब खुद डाई कर जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, बट फिर भी वो ऑर्गेनिज्म यीस्ट अल्कोहल बनाता है टू सिंपली कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। थोड़ा एनर्जी तो निकल रहा है, तो उसी को यूज करके सरवाइव करेंगे। ठीक है, ठीक है, भले ही अल्कोहल बन रहा है जो कि यीस्ट के लिए हार्मफुल है, मर सकता है अगर 13 से रीच कर जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी में एक सवाल पूछा गया था कि 13% से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, 13% से ज़्यादा अल्कोहल की ज़रूरत होगी तो कैसे बनाएंगे, हम इसको डिस्टिल कर देंगे। ठीक है, पानी उड़ा देंगे, तो यीस्ट नेचुरली 13% अल्कोहल ही बना पाएगा। ठीक है, अभी उस अल्कोहल को मैंने डिस्टिल कर दिया, पानी उड़ा दिया, तो अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो विस्की जैसे प्रोडक्ट्स में यही प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, pyruvic acid is transported into mitochondria where it is converted to acetyl coenzyme A with the release of carbon dioxide। अभी क्या बोलते हैं, अभी लिंक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। पायरुवेट को हम क्रेब्स साइकिल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के पार ले जाया जाएगा, मैट्रिक्स में ले जाया जाएगा, जहाँ पे इस चीज़ का एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंस है, जिसमें क्या होता है, एक CO2 रिलीज हो जाता है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंटेनिंग होता है। ठीक है, उसमें से एक CO2 रिलीज कर देंगे तो 2 कार्बन बचा, एसिटिल कोएंजाइम A। ठीक है, ठीक है, सिंपली ऐसा होता है, उसमें एक एनर्जी मॉलिक्यूल निकलता है, एसिटिल कोएंजाइम A देन एंटर टू ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA को हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका 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 डिस्कवरी किसने किया था, हेंस क्रेब ने। ऑपरेटिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, लोकेशन क्या है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी क्रेब साइकिल में 2 एनर्जी करेंसी एडिशनल मिलता है। आपको एटीपी के बारे में पता ही होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें से जो तीसरा वाला फॉस्फेट है वो रिलीज होता है, वो अगर निकल जाता है तो एनर्जी रिलीज हो जाता है, सेल उसको यूज कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने में यूज कर लेगा। बट अगर हमें बनाना है तो हमें इसी एडीपी मॉलिक्यूल में फॉस्फेट आयन को जोड़ना है, जिसमें एनर्जी लगता है। इसके अलावा 2 एनर्जी करेंसी ज़्यादा एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, जैसे कि NADH प्लस H प्लस और FADH2, ये क्रैब साइकिल में जनरेट करता है, आर जनरेटेड इन द क्रैब साइकिल, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आगे जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम ATP में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये रेडिली यूज़ नहीं कर पाता सारे ऑर्गेनल। ठीक है, तो इसीलिए ATP में कन्वर्ट करेंगे। द एनर्जी इन द मॉलिक्यूल आर एज वेल एज in the NADH plus H plus synthesis during glycolysis। बोल रहा है कि क्रेब साइकिल में जितने भी NADH निकले हैं और FADH निकले हैं, इंक्लूडिंग जो NADH निकला था ग्लाइकोलाइसिस में,
ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH निकल रहा है, 2 ATP निकल रहा है और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड निकलता है फॉर 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वहीं पे क्रेब साइकिल में कुछ और होता है। क्रेब साइकिल में दो ATP निकलता है और 8 NADH निकलता है और 2 FADH निकलता है, ठीक है। और क्रेब साइकिल में सारे CO2 फॉर्म में उड़ जाता है, 3 कार्बन बचा था, ठीक है। और क्रेब साइकिल में मैं लिंक रिएक्शन को इंक्लूडेड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे करते करते बोल रहा है कि जो NADH निकला था साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस के वक्त 2 निकला था, उसको भी यूज करके, मतलब क्रेब साइकिल में जितने NADH FADH निकला और जितना NADH ग्लाइकोलाइसिस में साइटोप्लाज्म में निकला, उसको साइटोप्लाज्म से कैरी किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना है, उसमें इस सारे चीज़ों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ATP में, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट ट्रू सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर called electron transport system located in the inner membrane of mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होता है, जो इनर वाला मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज काइंड ऑफ अ रिले रेस, जहाँ पे हमें दिखता है कि एक एंजाइम इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और दूसरे एंजाइम को रिले कर देता है। ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हम यूज करके कहीं ना कहीं प्रोटॉन को बाहर पंप कर देते हैं, बाहर मेम्ब्रेन के बाहर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसमें धकेल दे देते हैं, ठीक है। जब ऐसा करते हैं तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जनरेट हो जाता है बिटवीन अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, जो कॉन्स्टेंटली मेंटेन होना जरूरी है, ठीक है, टू जनरेट एनर्जी। तो अभी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अनुसार जब ये प्रोटॉन मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू जाता है तो वो ATP सिंथेज एंजाइम ATP सिंथेसिस कर देता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं इसको, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है इस प्रोसेस में, ठीक है, ठीक है। और फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। इन दिस प्रोसेस O2 इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ ऑक्सीजन। O2 is ultimate acceptor of electron and it is reduced to water, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो मैंने सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन निकाल के, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज दिया है, ग्लूकोज से मैंने हाइड्रोजन निकाला है विथ इट्स इलेक्ट्रॉन, तो ग्लूकोज तो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो टेम्परेरीली NADH ने कैरी कर लिया था। जब ETS में ये इन्वॉल्व कर रहा है तब इसका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व हो जाता है और इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में धकेल दिया जाता है इस प्रोटॉन को। अब क्या होता है एंड में, इन द प्रोसेस ऑफ ETS, एंड में जो रिले रेस जो खत्म होता है, लास्ट में कैरी करने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में जिस मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, जो वो होता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है और वो पानी बना लेता है, मॉलिक्यूलर वाटर बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या बोलते हैं, हम जो मीडियम में मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन जनरेट हो जा रहा है उसको फाइनली वाटर में कन्वर्ट करके इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, ठीक है। द रेस्पिरेटरी पाथवे इज एन एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन दोनों हो रहा है। कैटाबॉलिक मतलब कोई चीज़ को तोड़ना, एनाबॉलिक का मतलब कोई चीज़ को जोड़ना। तो रेस्पिरेशन में हमें ऐसा लग सकता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कैटाबॉलिक रिएक्शन हो सकता है। कभी कभार ऐसा देखने मिला है कि ग्लूकोज का जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें जो इंटरमीडिएट स्टेप है, इंटरमीडिएट को पिक करके हमने कोई और चीज़ बना लिया, जैसे कि फैट या फिर अमीनो एसिड, ठीक है। इसीलिए रेस्पिरेशन इज अ एम्फीबॉलिक पाथवे जिसमें कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों होता है, एज इट इन्वॉल्व बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये लिख रहा है द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसने ऐसा बोल के बता दिया कि हमें पता चलता है कि कौन सा रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज हुआ है। हमें ये पता बताने के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट निकालते हैं। ये एक थ्योरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है,
कि इस मॉलिक्यूल के लिए फॉर एग्जांपल ट्राइपाल्मिटिन का एग्जांपल लिया था 0.7 होता है रेस्पिरेटरी कोशेंट। तो ट्राइपाल्मिटिन अगर मैंने यूज़ किया इन रेस्पिरेशन तो 0.7 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी है फॉर ट्राइपाल्मिटिन अगर वो रेस्पिरेशन में यूज़ हुआ है। इन रियलिटी बहुत सारे और प्रोडक्ट को, बहुत सारे और सब्सिड को भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो एज सच एग्जैक्ट सेम नहीं हो सकता, ठीक है, यही बात है। और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, ठीक है। इसका रेशो CO2 और O2 का रेशो निकालेंगे तो यही रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है। विद दिस हमने चैप्टर को पूरी तरह से समझ लिया है। आपका 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 धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो आपका शुक्रिया। आप एक लाइक ज़रूर कर दें। विद दिस आई एंड माय सेशन। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।